हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं के पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आपके ज़िले में अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी विषय के पेपर यहाँ पे अपलोडेड है सॉल्यूशन के साथ। चाहे आपके सामाजिक हो, मैथ्स हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी पेपर बाकी है उनके आप यहाँ पे जो जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपके किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पर, और आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी आपको इस चैनल से मिल जाएगी, ठीक है ना। पहला प्रश्न सेक्शन ए में क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। तो अभिक्रिया देखते हैं। Fe2O3 2Al, इसमें से क्या हो रहा है अपने अभिक्रिया में, ये जो एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ में जो अपने आयरन बैठा है इसको यहाँ से विस्थापित कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जिसको हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि अपने एल्यूमिनियम आयरन से अपने ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला देखते हैं प्रश्न अपना। यदि कोई विलयन अंडे के पिसा हुआ कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती हैं, तो इस विलयन में क्या है? तो ऐसा जो विलयन होता है उसमें हमेशा एक अम्ल होता है जिसे कहते हैं हम HCl, ठीक है ना। HCl से अम्ल करके वो CO2 गैस उत्पन्न करता है। कौन सी? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो हमसे गैस भी पूछ सकते थे, ठीक है ना। तो क्या होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है ना। 2 और 4, 6 नंबर पे आता है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसकी संयोजकता होती है। डायप्टर इकाई जो है वो किसका मात्रक है? तो डायप्टर किसका होता है? डायप्टर लेंस की क्षमता। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। बल्ब का तंतु बना होता है, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, कौन सा भाग है? तो वो होता है रेटिना, यानी दृष्टि पटल। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी का जनक कौन है? कौन है आनुवांशिकी जनक? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो देखिए CO2, जल बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्नैप्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं? स्नैप्स। अगला प्रश्न देखते हैं। इनके सबके आपको कार्य मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए शुक्रवाहिनी है ना, ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है ना। बाकी अपने अंडाशय, गर्भाशय, अंड वाहिनी, ये सब उसके ही भाग हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किसी विद्युत धारा चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगुष्ठ नियम से निर्धारित होती है। कौन से अंगुष्ठ नियम से? आप कहोगे दक्षिण हस्त, ठीक है। इसमें लिखोगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से निर्धारित होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, खतरे का संकेत देने वाली लाइटें रंग की होती हैं, किस रंग की होती हैं? लाल रंग की, ठीक है ना। लाल रंग की होती है। अभी कारण पूछ ले, लाल रंग की क्यों होती है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम। क्या होता है सबसे कम? प्रकीर्णन। और ध्यान रखिएगा, जिसका प्रकीर्णन कम होता है वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा दूर तक नजर आता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई क्यों देती है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस यानी अंडकोश में होता है। किस में होता है? अंडकोश में, ठीक है ना, अंडकोश में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। लार
में लार एंजाइम होता है। लार एंजाइम कौन सा होता है? इसे हम कहते हैं टाइलिन। ठीक है ना, कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये काम क्या करता है? ये अपने स्टार्च को किस में? शर्करा में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? शर्करा में। ठीक है। मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो तंत्र से संबंधित है। किस तंत्र से संबंधित है? जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा? रक्त परिसंचरण। ठीक है ना, इससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि हार्मोन ग्रंथि द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध वाले यौगिक क्या, कौन से यौगिक होते हैं? वो होते हैं संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक। ठीक है ना, अब इनके फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। संतृप्त जिनमें एकल बंध होता है, द्वित्रि। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जैसे फॉर्मूले क्या होते हैं? CnH2n+2, ये एकल बंध वाले। ठीक है ना, ये द्विबंध वाले। और त्रिबंध में क्या होता है? थोड़ा सा चेंज, यहाँ -2 आ जाता है। ठीक है ना, तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाले। ठीक है, याद रखिएगा इनको। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है अपने? C6H12O6। ठीक है ना, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। अगला है, जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। ठीक है ना, अगला देखते हैं कि आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ये कई तरीकों से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो आपने लिखे हुए हैं ना, इसमें थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक है ना, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, देखते हैं। एल्कोहल, तो एल्कोहल को हम इससे मिला लेंगे, ये है अपना एल्कोहल। ठीक है, दूसरा है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है ना, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। फिर है कीटोन। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में सिर्फ C और डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। ठीक है ना, और फिर होता है अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको मिलाना और इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हार्मोन, हार्मोन भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक, मतलब पेपर में पूछे जाते हैं, हर दूसरे पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन का कार्य क्या है? प्ररोह के अग्रभाग से संश्लेषित होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन का कार्य है अपने पुष्पन वृद्धि। और एब्सिसिक क्या करता है? एब्सिसिक का कार्य होता है अपने पत्तियों का मुरझाना। ठीक है ना, ये याद रखना। इसमें एथिलीन भी आता है, एक अम्ल अपने। ठीक है ना, एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है। तो विभवांतर बनाए रखने को हम कहते हैं विद्युत शैल या बैटरी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? बैटरी या विद्युत शैल बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मरीज के दांतों को जांचने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों पाई जाती है? ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय। ठीक है ना, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें पूछा गया है पेप्सिन क्या है और इसके कार्य क्या है? ठीक है, तो देखिए पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो क्या करता है? जो नाइट्रोजन आधारित खाद्य पदार्थों को पानी में घुलनशील बनाता है। ठीक है ना, पानी में घुलनशील बना। अगला देखते हैं। तो पेप्सिन हो गया एक प्रकार का विशेष एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन आधारित खाद्य पदार्थों को जल में घुलने लायक बनाता है। अगला प्रश्न है कि CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका आपसे पूछा है प्रचलित नाम। तो इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जो समीकरण दिया गया है इसको आप संतुलित कीजिए। ठीक है ना,
तो देखते हैं, संतुलित करते हैं इसको, ठीक है ना। संतुलित थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए पीबी लेड कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं अपने, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखे हैं अपने 1, इधर ऑक्सीजन दे रखे हैं अपने 2, और इधर दे रखे हैं 2, तो टोटल हो गया अपने कितने ऑक्सीजन हो गए हैं 5, ठीक है ना। और इधर है अपने 6। चलिए ठीक है, थोड़ा यहाँ पे है ना एन ऐसे लिखा है कि NO3 और बाहर दे रखा है 2, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, ये अपने हो गया 2, 2 ये मिला के कितना हो गया नाइट्रोजन 2 हो गया, जबकि इधर कितने दे रखे हैं अपने, इधर दे रखे हैं 1 ही नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे मान लीजिए 2 लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम वापस काउंटिंग करते हैं, तो N2 हो गया, ऑक्सीजन अपने 6 हो गए, सॉरी 4 हो गए, 2 6 और 1 7, फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने ये जो है PbO इसके आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन अपने इधर 8 हो रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली आप अगर हम इसके आगे 4 लगा दें, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन बैलेंस यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये अपनी बैलेंस इक्वेशन हो गई है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब आप वापस काउंट करिए, ठीक है ना। आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है, अगर काउंटिंग में सब बैलेंस आ रहा है तो बैलेंस है, नहीं तो नहीं आ रहा है, उसको फिर से बैलेंस करिए, ठीक है ना। तो ये आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। अगला देखते हैं, एक बल्ब है 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, वो कितने घंटे जल रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 100 वाट का बल्ब है अपने, और कितने घंटे जल रहा है, 10 घंटे हर दिन जल रहा है, और 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खर्चा आ रहा है। 30 दिन का आपको खर्चा निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपली आपको विद्युत खपत निकालनी हो, हमेशा क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 100 वाट का बल्ब है इंटू 10 घंटे जल रहा है, कितने दिन जल रहा है, 30 दिन जल रहा है, ठीक है। और खर्चा, खर्चा भी निकाल, अच्छा इसको है ना यूनिट में बदलने के लिए, किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से हम भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हम जीरोस काट देंगे। तो कितना आया अपने पास, यूनिट में कितना आया अपने पास, 10 घंटे के हिसाब से 30 दिन हो गया, और आया 3 यूनिट, ठीक है ना। 3 यूनिट आया, और सॉरी 30 यूनिट है ना, क्योंकि 1 0 10 वाला पड़ा ना, तो 30 यूनिट आया। तो अपने पास 30 यूनिट आया महीने का, है ना। और 1 यूनिट का खर्चा कितना है, वो है 4 रुपये, तो 4 से गुणा कर लीजिए, तो कितना आ गया, 120 रुपये बिल बनेगा, ठीक है ना, 120 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य नेत्र जो कि 25 सेमी तक देख पाते हैं, निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। उसका कारण है कि अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर के निकट ले आते हैं तो मानव नेत्र के रेटिना पर ढंग से सही वो फोकसित नहीं हो पाती है। बस इतना ही लिखना आपको, ढंग से फोकसित सही प्रकार से नहीं होने के कारण हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। फिर देखिए ये जो इम्पोर्टेंट डायग्राम बता रखे हैं अपने चैनल पे, उनमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, ठीक है। आपको पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है, और हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल की भूमिका पूछिए। तो आप जानते हैं अम्ल हमारे भोजन में अम्ल होता है कौन सा, HCl, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HCl। ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम से क्रिया करता है, ठीक है। तो आपको 2 ध्यान रखना है, कौन से, कि अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और भोजन को क्या करता है, जीवाणु से रहित करता है, जीवाणु को मारता है, ठीक है। अगला देखते हैं, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो इनमें अंतर लिखना है आपको, कोई 2 अंतर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। द्विखंडन में 2 संतानें उत्पत्ति होती है, कितने संतानों की उत्पत्ति, 2। बहुखंडन में अनेक संतानों की उत्पत्ति होती है, पहला अंतर। दूसरा, इसमें केंद्रक निकाय एक ही बार विभाजित होता है, जबकि इसमें केंद्रक जो होता है बार बार विभाजित होता है, ठीक है। ये 2 अंतर आपको लिखने हैं। अच्छा उदाहरण पूछे तो ये बैक्टीरिया में होता है, जो अपने बहुखंडन द्विखंडन है ना, द्विखंडन आप कह सकते हैं अमीबा में होता है, ठीक है, पैरामीशियम में होता है, और अमीबा में बहुखंडन भी अमीबा में ही होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, प्लाज्मोडियम इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला देख सकते हैं, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका। तो अपमार्जक जो परितंत्र में होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी ऐसे अजैविक और जैविक पदार्थ हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, ठीक है ना। और इनकी पर्यावरण में अहम भूमिका होती है। डिकम्पोजर्स ही होते हैं जो जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी को अपघटित करके अपने वातावरण में मिला देते हैं और वातावरण को साफ रखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल क्या है।
तो एथेनोइक अम्ल को संचरित करना मतलब संरचना चित्र बनानी है, किसकी? एक एथेनोइक अम्ल की और ब्यूटेनॉन की। चलिए देखते हैं एथेनोइक कैसे बनता है। एथेनोइक ऐसे बनाएंगे, ओइक लगाए ना पीछे, ठीक है ना, तो एक कार्बन और उसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। आपको प्रक्रियात्मक समूह आपको याद होना ही चाहिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इस कार्बन के 4 अपने इलेक्ट्रॉन है तो एक इनके बीच में रख दिया और इधर आप हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है ना। बस ये हो गया अपना एथेनोइक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा पूछा हमसे ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन ऑन लगा है पीछे, ठीक है ना। तो देखिए ब्यूट है ना, ब्यूट में कितने कार्बन होंगे? आपने कहा मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन। अब देखिए 4 कार्बन में सभी के साथ हाइड्रोजन लगा दिए जहां जरूरत है, और 1 के लिए हम कौन सा प्रक्रियात्मक समूह लगाते हैं वो हम लगा देंगे इधर, ठीक है ना। आप जानते होंगे ये प्रक्रियात्मक समूह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ अपने को डबल बॉन्ड के साथ क्या कीटोन ऑन, मतलब इसमें ना ब्यूटेनॉन है ना तो कीटोन लगा है तो हमने ये कीटोन इसमें लगा दिया, ठीक है। फिर देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये बन गया ब्यूटेनॉन। इसको भी अच्छे से आप तैयार रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया में कोई ठोस उत्पाद बनता है, उसे अवक्षेप कहते हैं। और इस पूरी अभिक्रिया क्या कहते हैं? अवक्षेपण। अब उदाहरण पूछा है तो उदाहरण देखिए अपने पास है AgNO3, जिसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अगर हम NaCl इन सोडियम क्लोराइड से करवाएं तो हमें क्या बनेगा, मिलेगा एक तो AgCl, ठीक है ना, जिसे सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, और एक मिलेगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। अब देखिए ये जो AgCl हमको मिला ना ये अवक्षेप है, वाइट कलर का होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया आप एक लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। अगला देखते हैं उपचयित और अपचयित पदार्थ को ढूंढना है। कौन सा उपचयित है और कौन सा अपचयित है वो पता लगाना है। तो देखिए पहले इनकी हल्की सी परिभाषा दिमाग में रखिए। जिसके साथ से ऑक्सीजन निकल गया, क्या? जिसके साथ से ऑक्सीजन निकल गया उसे हम बोलेंगे उपचयित, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन किसी के साथ से मिल रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का मिलना। जैसे देखिए ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ये कॉपर है, कॉपर के साथ से ऑक्सीजन निकल गया है तो उसे हम बोलेंगे अपचहित, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया अपना, कॉपर हो गया अपचहित, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो गया, उपचयित। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन मिल गया है, ऑक्सीजन का मिलना होता है उपचयन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके अंदर सोडियम है, अकेला है, इधर ऑक्सीजन है, इसमें मिल गया है, ठीक है। तो अपने सोडियम का तो क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पे सोडियम का हम बोल देंगे Na हो गया उपचयित, ठीक है। और यहाँ अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है ऑक्सीजन का, अपचयित अपचयित, ठीक है। कौन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनकी जो गंध होती हैं वो विकृत हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए कम अभिक्रियाशील गैस हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि खनिज क्या है, इनकी परिभाषाएं बतानी। ये अथवा वाले सवाल है, ठीक है ना, ये बड़े क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि एग्जाम में बड़े क्वेश्चन छोटे छोटे भागों में पूछे जाएंगे, पूरे बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो क्या पूछा है, इनकी परिभाषाएं पूछी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खनिज क्या होता है, वे तत्व जो भू प्रकृति पर प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमें, ठीक है। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, कुछ स्थानों पर खनिज में कई उपयोगी धातुएं अधिक मात्रा में मिलती है जिनको हम आसानी से निकाल सकते हैं, उनको अयस्क कहते हैं। और गैंग क्या होता है, गैंग पृथ्वी पर जो अपने अयस्क होते हैं उसमें मिट्टी तेल जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, उन्हें हम गैंग कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस? देखिए जब भी कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो गैस हमेशा हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है ना। और दूसरा पूछा आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया दिखाइए। किसकी? आयरन अभिक्रिया किसके साथ दिखानी है, H2SO4, ठीक है ना। अब ये अभिक्रिया कैसे बनेगी, तो देखिए यहाँ FeSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इस प्रकार से ये बनेगी, ठीक है। अगला देखते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा है हमसे कि आयनिक यौगिक का उच्च गलनांक क्यों होता है। तो हम लिखेंगे कि आयनिक यौगिकों के बीच आकर्षण बल, कौन सा बल, आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और शक्तिशाली होता है, जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक हमेशा उच्च होते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए क्या करना है आपको, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका। तो इसमें क्या दे रखा है आपने, समांतर और श्रेणी क्रम दोनों दे रखे हैं ना, सॉरी, तो दोनों दे रखे हैं ना। तो इसमें कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका जो ये समांतर क्रम है इसका प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है ना। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, और 1/r3, एक सेकेंड, ठीक है, 1/r3। ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध तीनों में सेम है। ठीक है ना, तीन प्रतिरोध, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि हमने 1/r(n) लिख दिया इधर। ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि ये क्या है अपना, कौन सा क्रम है, सीरीज क्रम है, तो यहाँ r(n) की जगह r(s) लिखिए ऐसे। ठीक है ना। अब देखिए 1/3 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/3 ओम प्रतिरोध लिखा, इन तीनों का एलसीएम 3 ही आएगा और अपने कुल प्रतिरोध आएगा और ऊपर वाले नंबर को जोड़ेंगे 3/3 आएगा, जिसका उत्तर आएगा अपने 1। ठीक है ना। तो 1/r(s) सीरीज में कितना प्रतिरोध आया, 1/1 वज्र गुणन कराया तो अपने r(s) बराबर आया 1 ओम। ठीक है ना, ये प्रतिरोध आया कुल। ठीक है। अब इस प्रतिरोध को यहाँ देखिए, ये कितना है आपने, ये वाला प्रतिरोध है अपने 4 ओम और आगे इन तीनों का मिला के कितना हो गया आपने 1 ओम। ठीक है। अब ये कौन सा क्रम हो गया, इस श्रेणी क्रम हो गया। तो श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं कि कुल प्रतिरोधों को हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज क्रम में। ठीक है ना, वो पैरेलल था, है ना, पैरेलल में हमें यहाँ पी लिखना था, सॉरी, है ना, क्या लिखना था, यहाँ पे हम पी लिखते हैं पैरेलल में। ठीक है, और ये सीरीज है तो एस लिखते हैं। अब देखिए r1 प्लस r2, r1 ये वाला जो 4 है और ये कितना है कुल 5, सॉरी 1 आया ना 1, तो टोटल हो गया 5 ओम। अब देखिए, और सूत्र अपने को आना चाहिए, सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है। अब कुल प्रतिरोध पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिरोध हमने निकाल दिया, कितना आपने आया था 5 ओम। ठीक है ना, कुल प्रतिरोध। और अब पता करते हैं कुल प्रवाहित विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होता है अपने V बराबर IR। ठीक है, अपने पास V दे रखा है कितने, 6 वोल्ट। ठीक है ना, 6 वोल्ट दे रखा है और अपने पास R है 5। ठीक है ना, 5/6। तो अपने को क्या चाहिए, अपने I चाहिए। तो I कैसे निकालेंगे, I निकालेंगे अपने पास I बराबर 6/5। ठीक है ना, जब इसमें भाग लगेंगे तो 1/2 एम्पियर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बताना है सिंपली। तो ओम के नियम की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। क्या होता है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक, ये मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है ना, कोई चालक तार है, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता इस चालक के दोनों सिरों, ठीक है ना, इन दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। किसके, दोनों चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, मतलब I समानुपाती V। ठीक है, अगर इसकी जगह हम एक क्या कांस्टेंट टर्म ले लें तो क्या होगा, V बराबर IR। इसी को हम कहते हैं ओम का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में या सांद्रित्रों में साधारणतया सुरक्षा के लिए उपयोग में ली जाने वाली 2 युक्तियों के नाम बताने। तो एक तो हो जाएगा अपना फ्यूज। ठीक है ना, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसे विद्युत फ्रेम भी कहते हैं। और एक हम करते हैं भू संपर्कित तार का। ठीक है ना, भू संपर्कित जो तार होता है उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है, किसी चित्र की सहायता से परावर्तन का नियम। ये हमने क्वेश्चन बहुत बार कर रखा है पिछले पेपर में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। और कार के अग्रदीपों में कौन सा होता है, तो अग्रदीपों में याद रख लीजिएगा अवतल, अवतल दर्पण, है ना, कौन सा होता है, अवतल दर्पण। और पश्चिम में कौन सा होता है, उत्तल, उत्तल दर्पण। क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी बड़ी साइज को छोटा करके दिखाता है। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है कि 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इस प्रकार का दर्पण है, ठीक है ना, ये,
ठीक है ना, इस प्रकार का दर्पण है। ठीक है, इसके सामने आपके सामने क्या है, 10 सेमी पे कोई चीज़ रखी हुई, आपने कहा ठीक है यहाँ कोई चीज़ रखी हुई। अच्छा, तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनना तय है। ठीक है ना, मतलब सामने बनेगा नहीं, ये वस्तु के पीछे बनेगा कहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया एफ, एक जगह लिख देंगे एफ। ठीक है, क्योंकि लाइन एफ से गुजरती हुई नजर आएगी। और यहाँ लिख दिया हमने। और यहाँ इस वस्तु का अगर दूसरी यहाँ से हम भेजें तो यहाँ कहीं ये आपस में एक दूसरे को कटती हुई नजर आएगी। ठीक है ना, ये यहाँ पे सही मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, समांतर आने वाली फोकस से जाती है। ठीक है, और ये जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब जाएगी नहीं, ऐसे डैश से मिलेगी। ठीक है ना, और प्रतिबिंब इसमें हमेशा क्या, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। ठीक है ना, आभासी और सीधा। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं, क्योंकि हमसे रेखा चित्र तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है प्रकृति और स्थिति। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ बनेगा और किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो पहले आपको वैल्यू लिखनी है इसकी। ठीक है ना, फोकस दूरी आपको दे रखी है, वो इसमें प्लस में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर। और आपको यू दे रखा है। ठीक है ना, बिंब की दूरी दे रखी है कितनी, क्योंकि ये दर्पण के उस साइड होता है तो माइनस में होता है, तो -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दर्पण सूत्र लगाइए, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब सारी आप यहाँ पे सॉरी, क्योंकि हमने हाँ सही है, दर्पण सूत्र में क्योंकि हमें क्या चाहिए, u दे रखा है एक। ठीक है, फोकस दूरी अपने को दे रखी है, हमें खाली ये निकालना है। ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इस पूरे को हम भेज देंगे इस साइड। ठीक है, और वैल्यू पुट करा देंगे, तो हमने लिखा 1/v। ठीक है ना, बराबर 1/f। ठीक है, और हमने किसको, 1/u को इस साइड भेज दिया तो हो गया माइनस में। अब देखिए, अपने फोकस दूरी कितनी थी, हमने कहा ये 15 थी, तो लिख दो 15। ठीक है, और u ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी, बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी थी -10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो 15 हो गया, यहाँ -10। ठीक है ना, -10। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस के। ठीक है ना, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा 1/15 प्लस 1/10 हुआ। अब इन दोनों में एलसीएम कितना, 30 आ गया। तो 15 के इसमें 2 बार 2 प्लस 3, तो ऊपर आया अपने 5 कितना हो गया नीचे, 30। ठीक है ना, 5/30। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आएगा 1/6। तो देखिए 1/v की वैल्यू निकाल रहे थे, 1/6 आई है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो v बराबर कितना आएगा, 6। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, आप क्या कह सकते हैं इसमें कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मुख्य अंतर यही है कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती है। ठीक है, और सॉरी, लैंगिक जन्म में विभिन्नताएं आती, अलैंगिक जन्म में सेम टू सेम हूबहू कॉपी जैसे कॉपी जो संततियाँ होती है वो निकलती है। ठीक है, और अलैंगिक जनन में सर्वाइवलता, कहने का मतलब जो जीवन प्रत्याशा है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सिंपल सिंपल से दे रखे हैं परागण निषेचन। ठीक है, उस संरचना का नाम लिखिए जो माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, तो उसे हम हिंदी में तो कहते हैं अपरा। ठीक है ना, अपरा, और इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको इसके और में ये जो प्रश्न पूछा ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसानी से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, क्या, जाइलम फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर। तो जाइलम यानी जल होता है, तो जल और खनिज लवण का वहन करता है, ये भोजन का वहन करता है, ये एक दिशी होता है। और फ्लोएम जो होता है वो पादप के हर दिशा में भोजन को भेजता है। ठीक है ना, सिंपल से है। वृकाणु का नामांकित चित्र पूछा है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। धमनी और शिरा का अंतर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा हुआ है, तो हल्का सा एक बार देख लेते हैं। आपसे 4 अंतर पूछे हैं। ठीक है ना, तो देखो सिराएं क्या होती है, सिराएं वो नलिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, रक्त को हृदय की ओर लाती हैं। मतलब हृदय में अगर खून को लाएगा कोई तो वो शिरा है, और कोई ले जाएगा यहाँ से तो वो कौन है, धमनी है, पहला। ठीक है, दूसरा, इनकी गुहा चौड़ी होती है, कहने का मतलब ये कैसी होती है, चौड़ी होती है, लेकिन ये इतनी चौड़ी नहीं होती है। और धमनी सिरा जो होती हैं ये पतली होती हैं। ठीक है, और इनकी दीवारें कैसे पतली होती है, जबकि धमनी की दीवारें मोटी होती है। क्योंकि हृदय अगर अपने रक्त को पंप करेगा ना, तो पंप प्रेशर लगेगा, तो धमनियाँ अगर पतली नहीं हुई तो फट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दीवार इनकी मोटी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अपने शिरा होते हैं, इनमें कपाट पाए जाते हैं, क्या,
कपाट होते हैं, जबकि अपने धमनी में किसी भी प्रकार का कोई कपाट नहीं होता है। ठीक है ना। अगला पूछा है, रक्त क्या है, इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायता करता है। तो रक्त सिंपल सी बात है, नमी में पढ़ते आ रहे हो आप, एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसके अंदर एक तरल माध्यम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना, बस इतना सा लिखना है। और यहाँ ऑक्सीजन और गैसों का जो है रक्त द्वारा ही परिवहन किया जाता है। ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है और यही कार्य करता है सारे। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाकी पेपर के भी आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल ही रहे हैं, और कौन सा पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।